वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे रॉकर्ट्स के लिए कई दिन के बाद फिर लेकर आ गए हैं एक जॉली गुड कॉमेडी सेंटिमेंटल फील गुड मूवी। हाँ, कुछ ज्यादा ही जॉनर्स बोल दिए मैंने। खैर, ये मूवी है ऐसी। यही नहीं दोस्तों, ये एक स्पेशल एडिशन है। इससे पहले चैनल पर एक और स्पेशल एडिशन मूवी डाली थी जिसका नाम था 1000 वर्ड्स। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो मूवी लेकर आए हैं उसका नाम है 9 लाइव्स। ये कहानी है एक अमीर और बिजी बिजनेसमैन की जो अपनी फैमिली पर जरा भी ध्यान नहीं देता। हालांकि वे उसके प्यार के लिए तरस जाते हैं। एक दिन अपनी बेटी के लिए वो एक कैट खरीद कर लेके आता है, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस आदमी की आत्मा कैट के अंदर चली जाती है। ये महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस आदमी को मिला हुआ शाप था। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है और क्या आखिर में वो फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझ पाता है, यही सब एकदम कलरफुल एंड कॉमिकल सिचुएशंस के साथ इस मूवी में दिखाया गया है। और दोस्तों, इसे हम अपने एक्सप्लेनेशन से और भी मजेदार बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, वैसे हमारे नए व्यूअर्स को बता दें कि स्पेशल एडिशन यानी मैं मूवी का मेन कैरेक्टर बनकर अपनी जुबानी आपको कहानी नरेट करूंगा और आपको ये अंदाज पसंद आएगा दोस्तों तो पक्का लाइक कर दीजिए। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और पुराने रॉकर्स भाइयों का प्यार बना हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मूवी की शुरुआत मैं खुद ही करूंगा। पता नहीं सबको कैट्स इतने पसंद क्यों होते हैं। इन्हें क्यूटी, स्वीटी और न जाने क्या क्या कहा जाता है। कुछ लोग तो इन्हें इंसानों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, पर मुझे तो ये सब के सब ढोंगी लगते हैं। इस औरत को ले लीजिए, इसका बेटा मर गया तो एक कैट को अपना बेटा बना लिया और उससे अपने बेटे का ड्रेस भी दे दिया। वाह, ऐसे बेमतलब के सेंटिमेंट्स मेरी समझ में नहीं आते। इधर 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 ऊपर आ जाओ भाई, मैं ही तो आपको कहानी सुना रहा हूँ। मेरा नाम टॉम है और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं इतना बिजी हूँ कि मेरी पहली बेबी कब मुझे छोड़कर चली गई मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन शादी करना मेरी ड्यूटी थी तो मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी प्रेजेंट वाइफ का नाम लारा है और हमारी बेटी का नाम है रेबेका। और ये मेरे पास खड़ा होकर जो मेरे अपॉइंटमेंट्स बता रहा है वो मेरा पीए है। ऑफिस में पीए और घर पर ये मेरा बेटा है। हाँ हाँ, सही समझे आप, ये मेरी पहली बीबी का बेटा है। इसका नाम है डेविड। अब मैं नीचे कूदने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा एकदम डरपोक है, ये नहीं कूदेगा, देख लेना। दरअसल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अबे तो कार में जाना, प्लेन से कूद के क्यों जाता है, यही पूछ रहे हो ना आप। एक्चुअली मुझे हर रोज कुछ नया करने का मन करता है। ये लो पहुंच गया। अब देखो मैं इन मीडिया वालों के आगे कैसे हड्डी डालता हूँ। डियर मीडिया वालों, हम जहाँ खड़े हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और ये मेरी बनाई हुई है, याद रखना, मेरी बनाई हुई। और यही मेरे बिजनेस का हेडक्वार्टर्स है। जाओ जाओ जाओ, अपने चैनल और न्यूज मीडिया में इस खबर को फैला दो। काम ही ये तुम्हारा। एक रिपोर्टर कहने लगी, आपके कॉम्पिटिटर इससे भी ऊंची बिल्डिंग शिकागो में बना रहे हैं। उसका क्या? उसका ये कि मार्केट का सारा सीमेंट मैं खरीद लूंगा तो वो क्या खाक ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। इस तरह उनका मुंह बंद करके मैं ऑफिस आ गया। ओह, पर यहाँ मेरी कंपनी के जनरल मैनेजर मेरे पार्टनर्स को पट्टी पढ़ा रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स को बेच दो। हाँ, मैंने उनकी बात सुन ली, एकदम भीगी बिल्ली की तरह सिकुड़ गया। इस कंपनी के मेजर शेयर्स मेरे पास है, लेकिन ये हरामखोर मेरी कंपनी में रौब जमाने की कोशिश करता रहता है। ऑफिस में ये मेरा सर खाता है तो घर पर मेरी वाइफ और हमारी बेटी रेबिका। बट मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बिजनेस से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हाँ, याद आया, ऊपर से कल रेबिका का बर्थडे भी है। वो कोई महंगा गिफ्ट मांग ले तो मैं खुशी खुशी उसे दे दूंगा, लेकिन वो कहेगी पापा मेरे साथ घर पर रहो। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि टाइम इज मनी, मैं घर पर कैसे बैठ सकता हूँ। तभी मेरी वाइफ लारा का कॉल आया तो मैंने स्टीव से कॉल उठाने को कह दिया और यहाँ समझाने लगा कि देखो पार्टनर भाइयों, हमने इतनी ऊंची बिल्डिंग इसलिए नहीं बनाई कि हम यहाँ बिजनेस चलाएं या चैरिटी इवेंट्स करके पैसा कमाएं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची बिल्डिंग होना अपने आप में एक पहचान है। ये पहचान ही हमारी बिल्डिंग होगी। इस एंगल से सोचो और मेरी मर्जी के खिलाफ इसे बेचने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गया। अगर इन लोगों से ऐसे डांट कर बात नहीं की तो ये लोग तो मुझे और मेरी कंपनी को डुबा देंगे। करना पड़ता है कभी कभी। पर मेरा जो बेटा है ना, वो भी मेरी तरह सोचता है, लेकिन बेवकूफ है जरा। अपने आइडियाज को ले जाकर उस चालू स्टीव के कान में भर देता है जो पहले मेरी पीठ पीछे मेरी कब्र खोद रहा है। एन वक्त पर जाकर मैंने डेविड को बुलाया और उसे स्काई डाइविंग सूट दिया कि बेटा मरने से पहले एक बार तो साहस का काम करके दिखा दो। उसे मोटिवेट करके मैं घर आया। यहाँ लारा कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैं चुपचाप बेड पर लेटने वाला था कि उसने बाहर जाने का प्लान बना लिया। हाँ, फिर मुझे तैयार होना ही पड़ा। फिर पूछने लगी कि कल का दिन याद है ना। हाँ, बिल्कुल याद है, मैं बाप हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, रेबिका के स्कूल में कोई फंक्शन है, राइट? फंक्शन? और स्कूल में? अरे कल उसका बर्थडे है। कैसे बाप हो तुम? ओह, पकड़ा गया मैं। खैर
उसे गिफ्ट क्या दूं? नहीं नहीं, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तुम खुद उससे पूछ लो। फिर लारा मुझे एक चैरिटी इवेंट में लेके गई, वहीं जहाँ पैसे वाले लोग गरीबों की भलाई के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। कितने सौ सालों से ऐसे इवेंट्स चल रहे हैं, अब तक तो उस हिसाब से गरीबी को हट जाना चाहिए था, है ना? पर ना, हम अमीर लोग चाहते ही नहीं कि गरीबी हटे। वो लोग नहीं रहेंगे तो हम भलाई किसकी करेंगे? खैर, यहाँ पर वो झूठ पे झूठ बकी जा रही है कि ये इवेंट मेरी वजह से हो रहा है और मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है वगैरह वगैरह। मेरा बस चले तो बच्चों को किसी दूसरे प्लेनेट में ही भेज दूं। फिर मैंने रेबेका से पूछा, बेटी आज क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? वो कहती है, पापा कैट चाहिए। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से है तो वो है कैट्स, पर रेबेका को तो वही चाहिए, कैसे करूं? यहाँ मेरे घर पर दो भूतनियां आई हुई है। एक है मेरी एक्स वाइफ जिसने मुझे डाइवोर्स दे दिया था, और उसके साथ है छोटी भूतनी, मतलब उसके दूसरे पति की बेटी। डाइवोर्स के बाद भी ये मेरे घर आती जाती रहती है और लारा के कान भरती है कि टॉम को कभी फैमिली की चिंता नहीं रहती, इसलिए मैंने उससे डाइवोर्स कर दिया। वो लारा को भी लॉयर का कार्ड देकर कह रही है, तुम भी उसे डाइवोर्स दे दो। और यही नहीं, उसकी बेटी मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती है कि मेरे पापा तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं जानता हूँ इसका बाप कोई काम धंधा नहीं करता, काम चोर कहीं का, दिन रात घर पर बैठा रहता है। खैर, अब मुझे रेबेका के लिए कैट लेना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछा गोकुल से, मेरा मतलब गूगल से, आसपास की पेट शॉप दिखा दो भैया। वो मुझे घुमा फिरा कर एक नुक्कड़ पे ले गया। एक जगह पार्किंस पेट शॉप लगा हुआ था और भूत वाली मूवीज की तरह ठीक मेरी कार के आगे अचानक से कूदा एक कैट। मैं शॉप के अंदर गया तो वहाँ कैट्स के अलावा कोई और एनिमल्स थे ही नहीं। फिर शॉप का ओनर पार्किंस आया जो बहुत ही अजीब दिख रहा था। कहने लगा, सर मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, मैं सेलिब्रिटी जो ठहरा। कहता है, सर याद आया, मैंने आपको एनिमल प्लेनेट चैनल पर देखा था। मुझे उसके जोक पे हंसी के बजाय उल्टी आ रही थी। मैंने उससे कैट मांगा तो कहता है, यहाँ आप कैट को सिलेक्ट नहीं कर सकते बल्कि कैट आपको सिलेक्ट करेगा। तब वही कैट फिर से टेबल पर कूदा। सर इसने आपको सिलेक्ट किया है, दरअसल इसके 7 जन्म पूरे हो चुके हैं। इसके बाद वो कुछ कहने वाला था कि टीवी पर बताने लगे, मेरे कॉम्पिटिटर ने मेरी बिल्डिंग से ऊंची बिल्डिंग बना ली है। मुझे इतना गुस्सा आया कि उस आदमी को पैसे देकर तुरंत कैट को पार्सल करवा लिया। तभी ओनर ने कहा कि थोड़ी देर में आपको एक कॉल आएगा, उसे अटेंड मत करना। मैं उसकी बात को इग्नोर करके ऑफिस चला गया। वहाँ मैं स्टीव से ऐसा झगड़ा कि वो फ्रीज हो गया। ये गधा जरूर जानता था कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने वाला है, पर इसने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। ये तो चाहता ही था कि मेरी कंपनी बिक जाए। लेकिन तभी बिजली गिरी और मैं उड़कर बिल्डिंग के बाहर जाकर लटक गया। पर उस स्टीव के मन में, उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि मैं मर गया और वो इस कंपनी को अब आसानी से छीन लेगा। लेकिन मेरे हाथ में एक कैट का बास्केट था जो कि एक रॉड पर अटका हुआ था। फिर मैं और कैट रॉड से लटकते हुए बिल्डिंग का ग्लास तोड़कर एक कमरे में जाकर गिरे। जब आंख खुली तो मेरी आंखों के सामने मेरी बॉडी को बांधकर कहीं लेके जा रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर ने हंसकर कहा, अरे ये जानवर तो जिंदा है। अबे मैं जानवर नहीं इंसान हूँ। लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकलने के बजाय निकलने लगा म्याऊ म्याऊ। हे भगवान, ये कैसा गोलमाल है, मैं कैट कैसे बन गया? फिर मुझे कैट के पिंजरे में बंद करके ले जाने लगे। मैं लाख चिल्लाया कि मैं फेमस बिजनेसमैन टॉम हूँ, पर किसी की भी समझ में आए तब ना। वहाँ डॉक्टर लारा को बता रही थी कि आपका हस्बैंड कोमा में है। हे भगवान, इधर देख, इधर मैं यहाँ हूँ, कोमा में जाए मेरे दुश्मन। मैंने हाथ भी हिलाया लेकिन उसने मुझे उठाकर एक कचड़े के डब्बे पर रख दिया। तभी स्टीव वहाँ पर आया और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा कि मैडम, मैंने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हाथ फिसल गया, अब मेरी नैया पार कौन लगाएगा? तब पार्किंस आया और कहने लगा कि मुझे इस कैट का शाप लगा है क्योंकि मैं कैट से नफरत करता हूँ। अब मुझे कुछ दिन अपने परिवार के साथ 24 घंटे रहना है और वो भी इस कैट की बॉडी में, तब जाकर मुझे शाप की मुक्ति मिलेगी। भाई मैंने तो ठान लिया कि अब मुक्ति मिले या ना मिले, इस आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वे मुझे घर लेकर गए लेकिन मैं हेल्प करके चिल्लाना बंद नहीं किया। तब मेरी लाडली बेटी ने मेरा पिंजरा खोल दिया। बेटी हो तो ऐसी हो। मैं तो सीधे अपने कमरे में गया। अब मैं दिखाता हूँ कि टॉम कौन है। मैंने अपना पैन उठाया लेकिन मुझसे उसका ढक्कन तो खुला नहीं जा रहा था। 3 घंटे की कड़ी मेहनत और ऊपर नीचे गिरने के बाद आखिर में उसको खोलने में कामयाब हो ही गया, लेकिन मेरी फेवरेट फोटो पर इंक गिर गया। फिर मैंने लिखा कि सुनो दोस्तों, मैं कैट नहीं टॉम हूँ, मेरी आत्मा इस कैट के अंदर फंसी हुई है, प्लीज किसी तरह मुझे इसकी बॉडी से बाहर निकालो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम सबका प्यारा टॉम। लेकिन ये क्या, इसमें लिखाई तो है ही नहीं। क्या मैं अब लिख भी नहीं सकता? कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने अपना आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ निकाला और मेरी वाइफ को देने गया ताकि वो समझ ले कि मैं कौन हूँ। पर उसने मुझे डांटा कि ये सब कैट के खेलने की चीज नहीं है। फिर उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कैसी औरत है, अपने पति देव को नहीं पहचानती। मेरा दिमाग फिर गया था। मैं अपने कमरे में अब शराब पीने गया और बहुत उछल कूद के बाद मेरी किस्मत खुल गई। रम, विस्की, बैंडी सब कुछ देखकर मुझे तो स्वर्ग नजर आ गया। मैंने एक बोतल नीचे गिराई और वो सोफे पे लैंड हुई। फिर एस्ट्रे में शराब पकड़कर 2 पैग मारे।
तब जाकर मुझ में हिम्मत आई। पति इधर कैट बन के तड़प रहा है और तुम आराम से सो रही हो। बेड पर सुसु कर दूंगा, अब देखना, तब तुम्हें अकल आएगी। सोचते सोचते मैं फर्श पर सिकुड़ कर लेट गया और सुबह सुबह मेरी धर्मपत्नी मुझे एक गंदे से बाउल में कुछ चिपचिपा सा डालकर कहती है, ये कैट्स का फेवरेट फूड है। इसे तो मैं गोली मार दूंगा यार, मुझे ब्रेड बटर जैम दे मेरी माँ। लेकिन ये तो फ्रिज खोल कर रो रही है। मेरी बेटी ने मेरे लिए स्पेशल बर्थडे केक रखा था, उसी को देखकर मेरी याद में रो रही है। अब मुझे अपनी गोद में उठाकर अपना दुख दर्द शेयर करेगी। अब मुझे पता चला कि इंसानों के हाथों उनके पेट कितने जुल्म झेलते हैं। इनका मूड अच्छा होता है तो पेट को प्यार करते हैं, बुरा रहा तो हम पर मतलब पेट्स पर चीजें फेंक देते हैं। लो आ गई मेरी बेटी प्यार के नाम पे मुझे टॉर्चर करने। वहाँ ऑफिस में मेरे बेटे को पता चल गया कि स्टीव मेरी कंपनी को बेचने जा रहा है। मेरा कुलदीपक चुप थोड़ी ना रहता, वो कैसे भी करके पापा की बिल्डिंग को और ऊंचा बनाना चाहता है। पर यहाँ मुझे ढंग का नाश्ता अभी तक नहीं मिला, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन उस लारा को देखो, बत्ती सी दिखाकर हंस रही है। मैंने फ्रिज पर चिपकाए हुए मैग्नेटिक लेटर्स को देखा। ये वही ना बात, मैंने उन लेटर्स को रीअरेंज करके लिखा मैं टॉम हूँ, पर उसने देखा भी नहीं और सारे लेटर्स उखाड़ फेंक कर कहती है जाओ खाना खाने। गोबर की तरह कंसिस्टेंसी वाले उस पदार्थ को ये खाना कह रही है। फिर मैंने अपनी बची कुची ताकत जुटाकर कॉर्नफ्लेक्स निकालना चाहा, पर ये तो अपनी मांग के सिंदूर को यानी मुझे नीचे धकेल कर खुश हो रही है। अच्छा हुआ कॉलिंग बेल बजा और वो चली गई। फिर आया मेरा बेटा। देखो बेटा, इस कैट को तुम्हारे पापा ने खरीदा था और ये उन्हीं की तरह बिहेव कर रहा है। शराब पीता है, खाना नहीं खाता और हर दम उछल कूद करता रहता है। फिर डेविड मेरे कमरे में गया और रिसर्च में लग गया कि बिल्डिंग को और ऊंची कैसे करूं। मैं पूछ हिलाकर उसे बता ही रहा था कि देख बेटे, मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन ये तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ निकला, इशारा समझ ही नहीं रहा था। इतने में मेरी एक्स वाइफ आ गई मेरा घर उजाड़ने के लिए। मैं उसे अटैक करने गया लेकिन वो अपने कुत्ते के साथ आई थी। फिर क्या था, मैं कुत्तों से जान बचाकर भागा। अच्छा हुआ मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। फिर मेरी एक्स लग गई मेरी बीवी के कान भरने कि कोमा में पड़े हुए आदमी के साथ तुम कैसे जियोगी, छोड़ दो उसे। हाँ, मैंने तो गुस्से में उसके बैग में सुसु कर दिया। वो मुझे मारने आई। इस बार मेरी लाडली रेबेका ने फिर बचा लिया। फिर सभी मिलकर मजे से खाने लगे। मुझे बस लारा का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ तो करना था। अगले दिन मैंने घर के सारे न्यूज़पेपर्स फाड़कर घर को गंदा कर दिया। लारा गुस्से में मेरे पास आई तो मैंने पेट शॉप का एड्रेस उसकी आंखों के सामने रखा हुआ था कि कम से कम इस पेट शॉप के ओनर पर्किंस को बुला लाओ। वहाँ ऑफिस में डेविड पार्टनर्स को बिल्डिंग को ऊंचा करने का प्लान समझा रहा था, पर स्टीव ने वहाँ डेविड की इंसल्ट कर दी कि तुम सिर्फ बॉस के पीए हो, बॉस समझने की कोशिश मत करो। ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे कंपनी में इतनी अच्छी पोजीशन नहीं दी। आज पछता रहा हूँ मैं। यहाँ पर्किंस आ गया। देख यार, मुझे प्लीज अपनी बॉडी में भेज दे, वरना इतनी मेहनत से खड़ी हुई कंपनी ना गैरों के हाथ में चली जाएगी। देखिए मिस्टर टॉम, मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए एक अच्छा कैट बनकर अपनी फैमिली के साथ रहो, लेकिन आप हैं कि हर वक्त टॉम बनने की कोशिश करते रहते हैं। टॉम बनकर आपने किया ही क्या है? हमेशा बिजनेस बिजनेस और कुछ नहीं। ना बेटी के बारे में जानते हैं, ना बेटा या पत्नी के बारे में। अगर आप इसी तरह टॉम की लाइफ जीने की कोशिश करते रहे तो ये शाप आपको नहीं छोड़ेगा और जिंदगी भर फिर कैट बन के रहिएगा। अबे इतना मत डरा यार, कम से कम मेरी पत्नी को बोल तो दे मुझे गोबर न खिलाए, मुझे इंसानों का खाना दिया करे। ठीक है, ये कहकर उसने मुझे हाथ में लिया और लारा से कहता है कि ये जरा शैतान कैट है, इसे कैट फूड के अलावा और कुछ मत देना। अब इससे अच्छा तो मैं कोमा में ही था, वहीं मर जाता। ये किस जन्म के पाप का बदला ले रहा है मुझसे यार। फिर क्या था, वही सड़ा गला खाना। पता नहीं बेचारे कैट्स ऐसे फूड को खाते कैसे होंगे। अब रेबेका मुझे नहलाकर मेकअप करने लग जाती है और मेरे सर पे ये गंदा सा कैप लगाकर खेल रही है। किसी बाप को ऐसी नौबत ना आए सच में यार। अब इन लोगों ने मेरे सुसु करने के लिए एक बॉक्स बनाया था। मैं उसमें सुसु करने लगा तो कहती है वेरी गुड कैट, वेरी गुड। अरे मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, समझी। तब लारा को मेरी एक्स वाइफ कॉल करके एक आदमी के साथ डेटिंग करने को कह रही थी और ये पतिव्रता जाने के लिए तैयार भी हो गई। मैंने कहा सुने भाग्यवान मत जा, मैं भला चंगा यहीं पर हूँ। पर नहीं, उसने तो जाने का मन बना लिया था। मैंने उसके बैग में भी सुसु कर लिया, लेकिन वो बैग को साफ करके चली गई। फिर मैं कार किस लेकर भागा। अब उसने अपने दिल की बात कह ही डाली कि तुम भी मेरे पति की तरह हो, एकदम सेल्फिश। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की जरा भी फिक्र नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। पर मैं चाबी थोड़ी ना देने वाला था। तभी उसने एक बात कही जिसने मेरा शरीर कांपा दिया। कहती है अगर तुम इसी तरह शैतानी करते रहे तो मैं तुम्हारी नसबंदी करा दूंगी। शौक के मारे मेरा मुंह खुल गया और चाबी नीचे गिर गई। ये तो मुझसे भी चालू निकली यार। पर मैं हार कर जीतने वालों में से हूँ। मैं बिल्डिंग से कूद पड़ा और उसके पहले ही कार में जा बैठा। वहाँ स्टीव ने कई इन्वेस्टर्स को बुलाकर मेरी कंपनी को बेचने की पूरी तैयारी कर ली थी। मेरा बेटा पूछने गया तो कहता है तेरा बाप कोमा से कभी नहीं उठेगा, मुझे कंपनी को बेचने की अथॉरिटी है, तुम्हारी फैमिली को शेयर का हिस्सा मिल जाएगा, जाओ। यहाँ लारा एक हैंडसम आदमी से मिली। मुझे तो जलन होने लगी और मैंने उस आदमी पर अटैक कर दिया। तब लारा ने मुझे उठा लिया और उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें डेट करने नहीं बल्कि मेरे लिए एक अच्छा सा घर देखने के लिए आई थी। ओह, तो ये घर का ब्रोकर है। देखिए मेरा पति भले कोमा में है और मुझ पर और मेरी बेटी पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं उसे भुला नहीं सकती। टॉम के बिना वो घर मुझे काटने को दौड़ता है, इसलिए मैं एक नया घर देखना चाहती हूँ जहाँ मैं और मेरी बेटी आराम से रह सके। और ये टॉम का खरीदा हुआ कैट है, लेकिन इसकी
इसकी आंखों में, इसके बर्ताव में मुझे टॉम नजर आता है। मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। वाह, वाइफ हो तो ऐसी। इसकी बातों ने तो मेरा दिल को छू लिया, सच में यार। घर आते ही हॉस्पिटल से कॉल आया कि टॉम यानी कि मैं बहुत सीरियस हूँ और किसी भी वक्त मर सकता हूँ। लारा बहुत दुखी थी, लेकिन उसने रेबेका को ये बात बताई तो मेरी बेटी कहने लगी, पापा ने इतने साल बहुत मेहनत कर ली, अब वो आराम कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो माँ, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। ओ, मेरी बेटी इतनी मैच्योर है, मुझे पता ही नहीं था। तब मुझे अकल आई कि मैंने भले ही इन्हें अपना कीमती वक्त ना दिया हो, लेकिन ये दोनों मुझे कितनी अच्छी तरह समझती हैं। रेबेका हमारी पुरानी वीडियोस को देखकर रो रही थी। तब मैंने फैसला किया, अब मुझे ये बिजनेस और भागदौड़ नहीं करनी। चाहे मैं कैट ही बना रहूं या फिर अपनी बॉडी में चला जाऊं, किसी भी रूप में मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा हमेशा। इसी पल से मैं शुरुआत करना चाहता था। मैंने अपनी बेटी के साथ खेलना शुरू कर दिया। पहले वो गुस्सा हुई, लेकिन फिर वो मेरे साथ खेलने लगी। हम दोनों को इतने मजे में देखकर मेरी वाइफ लारा भी खुश थी, लेकिन हमारी खुशी पर पानी फेरने आ गई मेरी एक्स वाइफ की बेटी। वो मेरी बेटी से नेगेटिव बातें करने लगी कि अब तुम्हारा पापा नहीं बचेंगे। रेबेका रोने लगी तो इस शैतान की बेटी ने उसकी फोटो खींची और ग्रुप में शेयर करने जा रही थी। ऐसे कैसे? तभी मैंने उसका फोन छीनकर अपनी बेटी को दिया। मेरी बेटी ने वही किया जो मैं करने वाला था, उसका फोन टॉयलेट में डालकर फर्श कर दिया। बेटी के चेहरे पे तो हंसी आ गई, लेकिन लारा बहुत उदास थी। मैंने एक कप उसकी ओर किया और इशारा किया, लो 2 पैक मारो और सिचुएशन को संभालो। उसने वैसा ही किया। टॉम के रूप में मैं लारा के साथ कभी इस तरह नहीं बैठा, लेकिन आज उसका दर्द मैं समझ पाया हूँ। तभी डेविड आया और उसने लारा को बताया कि स्टीव कंपनी को बेचने वाला है। अगर मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी होती जिससे मैं उसको रोक सकता तो हम अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। अब मेरे बेटे को मेरी मदद की ज्यादा जरूरत थी, तो मैं उसके बॉक्स में बैठ गया। वो बॉक्स लेकर अपने कमरे में गया। वहाँ मैंने देखा कि मेरे शांत दिखने वाले बेटे ने बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक शानदार डिजाइन तैयार करके रखा हुआ था। अब मैं तेरे साथ हूँ बेटा, ये सोचकर मैं अपने कमरे में गया। इस वक्त मेरे बेटे को आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन नाम के डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अगर वो मिल गया तो स्टीव मेरे बेटे का ही नहीं, इस कंपनी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वहाँ पर वो फाइल नहीं थी, क्योंकि स्टीव ने उसे निकालकर शेडिंग मशीन में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब मैं अपने बेटे को कैसे भी करके यहाँ लेकर आना चाहता था ताकि वो इस डॉक्यूमेंट को देख पाए। मैं इस बिल्डिंग के एक मॉडल पर चढ़ा और उसे शेडर पर गिरा दिया। आवाज को सुनकर मेरा बेटा अंदर आया और जैसा मैंने सोचा था उसने वो डॉक्यूमेंट देख लिया। आखिर मेरा बेटा जो है होशियार तो होगा ही। उसने अपनी माँ को कॉल किया तो पता चला उसके घर में मेरा वो पुराना डॉक्यूमेंट अभी भी रखा हुआ है। वो तुरंत वहाँ गया और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। दरअसल बचपन में उसने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें उसने हीरो का नाम फायर ब्रांड रखा था और वही नाम मैंने अपनी कंपनी के लिए भी चुना था। वो समझ गया कि पापा सच में मेरी कद्र करते हैं। उसकी आंखें नम हो गई। वहीं पर उसे आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन की दूसरी कॉपी भी मिल गई जो मैंने बहुत पहले बनाई थी। उसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरे बाद मेरे शेयर्स, सारे शेयर्स यानी 51% शेयर्स मेरे बेटे को मिलेंगे और उसकी परमिशन के बिना कंपनी को कोई बेच नहीं सकता। उस रात में लारा के पास ही सो गया और क्या चैन की नींद सोया यार। वाह। अगले दिन स्टीव आ गया और मेरी वाइफ से कहने लगा, अब टॉम तो बचने से रहा, आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ तो मेरी वाइफ है। उसने उसको गाली देकर भगा दिया। इसी बीच मेरी बेटी को पता चल गया था कि कैट के अंदर उसके पापा हैं। वो अपने बैग में मुझे छुपाकर सीधे पेट शॉप गई। उसने पार्किन से कहा कि ये कैट मुझे मेरे पापा की याद दिलाता है, क्या आप इस कैट को वापस लेकर मेरे पापा को मेरे पास लौटा सकते हैं? पार्किंस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता बेटी, क्योंकि तुम अपने पापा से जितना प्यार करती हो, अगर वो भी तुमसे उतना ही प्यार करें तभी उनकी आत्मा उनके शरीर में लौट सकती है। फिर वो रेबेका को कुछ देर वेट करने को कहकर अंदर चला गया। जाते जाते कोई म्यूजिक प्ले होने लगा। म्यूजिक सुनकर मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़कर डांस करने लगी। तब मैं उसके प्यार को समझ पाया और उसके साथ डांस करते हुए मैं इस दुनिया को ही भूल गया। इतना खुश था मैं। मेरा बेटा वो डॉक्यूमेंट लेकर स्टीव के पास गया और जिंदगी में पहली बार उसने डांट कर कहा, मैं इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूँ, ये देखो डॉक्यूमेंट। और स्टीव ने अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे धमकाकर बाहर कर दिया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बारे में और कोई नहीं जानता। वहाँ हॉस्पिटल में मेरी हालत और खराब होने लगी। मुझे और मेरी बेटी को यकीन हो गया कि शायद जिंदगी भर मैं कैट ही बना रहूंगा। लगता है मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मुझे वापस लेके गई। फिर लारा, रेबेका और डेविड हॉस्पिटल में मुझे देखने गए। मैं वहाँ इसीलिए गया ताकि अपने शरीर में घुसने की कोशिश कर पाऊँ, और अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं खुद को कोसता जरूर कि गधे, इतनी अच्छी फैमिली को तूने पहले क्यों नहीं समझा, उन्हें वो प्यार क्यों नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। बस यही सब सोचकर मैं अपनी बेटी के बैग में बैठकर वहाँ चला गया। मेरी बेटी ने लारा को बताया कि माँ, पापा इस कैट के अंदर है, लेकिन छोटी बच्ची की बात पर कौन यकीन करने वाला था। लारा बैग को कमरे में छोड़कर रेबेका को बाहर लेके गई। यहाँ मेरा बेटा कहने लगा, पापा आई एम सॉरी, मैं आपकी कंपनी को बचा नहीं पाया, मैं आपका बेटा होने के काबिल नहीं हूँ। थोड़ी देर में हमारी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा और फिर उसे बेच दिया जाएगा। ये कहकर उसने टीवी ऑन किया जिसमें इनॉग्रेशन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। फिर कहने लगा
कि आप हमेशा मुझे बुज़दिल कहते थे क्योंकि मैं आपके साथ स्काई डाइविंग नहीं करता था। आज मैं डाइविंग करूंगा और वो भी हमारी ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदूंगा। ये मेरा आखिरी और पहला जंप होगा। मेरी आत्मा अंदर मुझे कोसने लगी कि मैंने अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे इतना नीचा दिखाने की कोशिश की थी कि वो मान बैठा कि वो नाकाबिल है। बेटा, बिजनेस तो फिर शुरू कर लेंगे, लेकिन प्लीज अपनी जान मत दो। लेकिन वो चला गया। अब मैं क्या करूं? यहाँ मेरी बेटी लारा को कन्विंस करने की कोशिश कर ही रही थी कि कैट के अंदर पापा है मम्मा। मुझे तो लग रहा था मैं किसी चौराहे पर खड़ा हूँ और मुझे ठीक रास्ते का जरा भी आइडिया नहीं। तभी मुझे परकिंस की बात याद आई कि छोटे छोटे सेक्रीफाइस हर रिलेशनशिप्स में होते हैं और यही उन रिलेशनशिप्स को और मजबूत बनाते हैं। मैंने अपनी फैमिली के लिए आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन आज उनकी खुशी के लिए मैं सेक्रीफाइस करूंगा। मैं अपने बेटे के पीछे गया। वो इनॉग्रेशन के लिए बिल्डिंग के पास पहुंचा, लेकिन उसे अंदर अलाउ नहीं किया गया। लेकिन मेरा बेटा अपना पुराना एक्सेस कार्ड लेकर बेसमेंट में गया और वहां लिफ्ट को एक्सेस करके अंदर चला गया। मैं भी मेन एंट्रेंस पर पहुंचा तो स्टीव ने मुझे देख लिया और उसके मेन आदमी ने मुझे कबर में डालकर कचड़े में फेंक दिया। तभी पार्किंस आया और उसने मुझे लॉन्ड्री वेंट में डाल दिया। किसी तरह उस रास्ते से मैं बिल्डिंग के अंदर चला गया। मैंने सिक्योरिटी रूम में जाकर गार्ड्स को दिखाने की कोशिश की कि मेरा बेटा बिल्डिंग के ऊपर से कूदने जा रहा है, प्लीज उसे बचा लो। लेकिन दोनों गधे अपनी धुन में मस्त थे। फिर मैं उन्हें तंग करके छत पे ले आया। नीचे सेरेमनी चल रही थी, ऊपर से मेरा बेटा कूदने को तैयार खड़ा था। ये सब लाइव चल रहा था और लारा और रेबेका टीवी में ये सब कुछ देख रही थी। मैं डेविड को बचाने के लिए भागा, लेकिन इतने में वो कूद गया। मैं भी उसके पीछे कूद गया। अब हम दोनों हवा में उड़ रहे थे। मैंने डेविड को कायर समझा था, लेकिन वो इतनी हिम्मत करके कूद पड़ेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तब मुझे अपने बेटे पर गर्व हुआ। मैं उड़ते उड़ते उसके पास पहुंचा तो क्या देखा, ये 30 मार खान तो पैरासूट लेकर कूद पड़ा है। अबे चालू टॉम की चालू औलाद, अगर पहले बता देता तो मैं पीछे थोड़ी ना कूदता। फिर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं तेरा असली रूप देखने आया था बेटा, बाप को ही मार डाला रहे इन्होंने तो। खैर अब मैं जिंदा रहकर करने भी क्या वाला हूँ। ये सब छोड़कर मैं उड़ रहा था और तभी मैंने देखा कि जमीन पास है, पर इस बेवकूफ ने अभी तक पैराशूट खोला ही नहीं। मैंने पैराशूट खोलने का इशारा किया, तब जाकर नालायक को याद आया और उसने पैराशूट खोल दिया। उसने बिल्कुल मेरी तरह लैंड किया। अब मेरी बारी थी, लेकिन मेरे पास तो पैराशूट था ही नहीं। मैं मरने के लिए तैयार था और मैंने आंखें बंद कर ली। और तभी अचानक हॉस्पिटल में मैं चौंक कर उठा। हो, मेरी आत्मा मेरे शरीर में लौट चुकी थी। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए जो सेक्रीफाइस करने का फैसला किया, इस प्यार ने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया। वहाँ मेरे बेटे ने सीधे कंपनी की सेरेमनी के बीच लैंड किया और मीडिया के सामने सारे डॉक्यूमेंट दिखाकर घोषित कर दिया कि वही इस कंपनी का असली मालिक है, इसलिए स्टीव कंपनी को बेच नहीं सकता। इतना ही नहीं, ये हमारी बिल्डिंग अभी भी नॉर्थ हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और स्टीव जिसने बड़ी मेहनत से इस कंपनी को डुबाने की कोशिश की, उसे नौकरी से निकाल रहे हैं हम। इस तरह मैंने पहली बार अपने बेटे को इस कंपनी के सीईओ के रूप में इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हुए देखा। जी खुश हो गया सच में। इस तरह हुआ मेरी स्टोरी का दी एंड। लेकिन स्टीव तो पागल ही हो गया था कि किसी तरह मेरी कंपनी को बेचकर ही दम लेगा वो। तभी उसे परकिंस वार्न करने गया कि बेटा फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस मत क्या करो, लेकिन वो भी उसे पागल कहकर चला गया। फिर सड़क पर वो नेशनल परमिट लॉरी से टकराया और उसकी आत्मा चली गई एक कैट के अंदर। फिर क्या था, अब मेरी बेटी को एक और पेट चाहिए तो हम दोनों गए उसी पेट शॉप में। परकिंस ने हूबहू वही कैट दिखाया। मैंने पूछा ये कैसे पॉसिबल है, जो कैट मर गया वो फिर से जिंदा कैसे हो सकता है। तो परकिंस ने बताया कि कैट्स की 9 जन्म होते हैं। इस कैट ने 7 जन्म पूरे कर लिए हैं। 8वें जन्म में इसके अंदर आपकी आत्मा थी और यह है इसका 9वां जन्म। इस कहानी में मैं विश्वास तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसके बाद तो मैं किसी भी कहानी पर विश्वास करने को तैयार हूँ। फिर मैंने ओनर को तहे दिल से थैंक्स कहकर धन्यवाद किया उनका, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया कि फैमिली की अहमियत समझो, फैमिली ही सब कुछ है। दोस्तों, आप भी हमारी फैमिली हैं और हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब सपोर्ट करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, हो सकता है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा हो, बट हम डेली ऐसी वीडियो नहीं लाते, कभी कभार जस्ट फॉर फन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।